नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। चीन पर एक नई बीमारी ने हमला किया है। ऐसे में कोविड की मार से उभरे चीन जनता पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ऐसे में बताते हैं आपको कि चीनी कारोबार भी मंदी के दौर से गुजर रहा है। इसके कई कारण हैं, लेकिन इन सब के बावजूद एक तुलनात्मक अध्ययन में पाया गया है कि भारत की जीडीपी की विकास दर साल 2026 तक बढ़कर 7% तक पहुंच जाएगी, जबकि चीन के लिए इसके सुस्त पड़कर 4.6% रहने का अनुमान है। सवाल यह है कि क्या चीन की मंदी का असर भारत पर नकारात्मक पड़ेगा या भारत के लिए ये मौका होगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। चीन में पिछले कुछ समय से रहस्यमयी निमोनिया की बीमारी तेजी से फैल रही है और ये चीन के कारोबार पर असर भी डाल रहा है, जिससे चीन में मंदी का खौफ है। कोविड के बाद और अन्य कुछ कारणों से चीन के वित्तीय हालात अब साल 2019 के पहले जैसे मजबूत नहीं है और इसकी इकोनॉमी अब कई मोर्चों पर चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में भारत का नफ भी हो सकता है और नुकसान भी। अप्रैल 2023 में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन की अर्थव्यवस्था मंदी का सामना कर रही और यहाँ संभावित विकास दर में गिरावट का रुझान आ गया है। इसके पीछे देश जनसंख्या में प्रतिकूल बदलाव, उत्पादन की धीमी बढ़ोतरी और ग्लोबल लोन से जुड़े चीनी सरकार के फैसले जो निवेश को प्रभावित कर रहे हैं। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी S&P ने 28 नवंबर 2023 को कहा है कि भारत की जीडीपी की विकास दर साल 2026 तक बढ़कर 7% तक पहुंच जाएगी, जबकि चीन के लिए इसके सुस्त पड़कर 4.6% रहने का अनुमान है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चाइना स्लो इंडिया ग्रोथ शीर्षक से जारी एक रिपोर्ट में संभावना जताई है कि एशिया पैसिफिक रीजन का ग्रोथ इंजन चीन से हटकर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। अभी भी दक्षिण पूर्व एशिया प्रोडक्शन का ऐसा हब बनता दिख रहा है जहां पर चीन से शिफ्ट की गई कंपनियां अपना बेस बना रही हैं। भारत भी कुछ इसी तरह का बेस बनाने की कोशिश में है, जिससे कि चीन से हटने वाली कंपनियां यहां का प्रोडक्शन करें। इसके लिए भारत का स्किल्ड लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्ता मैन पावर फायदे का सौदा बनता है। चीन में मौजूदा बीमारी की वजह से अगर कोविड संकट काल की तरह का असर दिखा तो चीन की इकोनॉमी के लिए फिर खतरा पैदा हो जाएगा। ये एक स्तर पर भारत के लिए भी ये कोई अच्छी स्थिति नहीं होगी। चीन भारत का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। साल 2023 के अप्रैल-अक्टूबर में भारत ने चीन से 60 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात किया है। इसका असर भारत को होने वाली सप्लाई चेन पर देखा जाएगा, ये कहा जा सकता है। वहीं चीन जितना निर्यात भारत को दिख रहा है, भारत उतना आयात चीन से नहीं रिपोर्ट कर रहा है। 2022 में इंडो चाइना ट्रेड का आंकड़ा चौंकाने वाला रहा और इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार पहली बार 136 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। इससे स्पष्ट है कि भारत और चीन के बीच कूटनीतिक रिश्ते चाहे जितने तल्ख हों, कारोबार के मोर्चे पर एशिया के दो सबसे बड़े देशों के व्यापारिक हित आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। चीन दुनिया भर को एक्सपोर्ट करता है और वैश्विक विकास का लगभग 40% हिस्सा रखता है। अगर इस मौजूदा बीमारी की वजह से ड्रैगन के देश में सप्लाई चेन पर असर आया तो जाहिर है चीन की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। वहीं चीन की इकोनॉमी में सुस्ती के बाद एशिया का नया वित्तीय सिरमौर भारत बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय कराते हैं। इस वक्त हमारे साथ जितेंद्र ओझा जी है, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रोफेसर उमेश यादव जी जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री है। उमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। सर, ये जो फिलहाल स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, इससे पहले हमने देखा कि कोरोना के वक्त भी कोरोना भी जो आया था वो चीन से ही आया था। एक और नई बीमारी वहां पर अपने पांव पसारती जा रही है, जिसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। कैसे इसको देखते हैं और कैसे स्थिति आपको लगता है कि आ सकती है? मैं जियोपॉलिटिकल के चश्मे से देखना चाहूंगा
और ये नजर आया कि पिछले 10 साल में चीन ने एक हाइब्रिड मॉडल जो बनाया था माओ के जाने के बाद भी दंग जियाओपिंग ने, तो उस हाइब्रिड मॉडल को डिसमेंटल करने की कोशिश की जा रही है शी जिनपिंग के जरिए। तो मैं इसे बीमारी और इसके कैलकुलेशन में मैं नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि किस तरीके से चीन की जो गवर्नेंस एपरेटस है, जो एक कंट्रोल सिस्टम होने के बावजूद जो बेस थी मेरिट और कंपटीशन को इस हाइब्रिड मॉडल में, कि पॉलिटिक्स को तो उन्होंने कंट्रोल करके रखा था, लेकिन इकोनॉमिक सेक्टर में इंटरप्राइज, इनोवेशन, इनिशिएटिव उसको वो दे रहे थे। तो ये गवर्नेंस का ढांचा चरमरा रहा है, क्योंकि इसमें अपने आप को काबिज किए रखने के लिए शी जिनपिंग ने 2 टर्म से बढ़ा के अपने लिए 3 टर्म किया। बहुत सारे लॉयलिस्ट को जिनको वो खुद लेके आए थे उनको भी उन्होंने हटा दिया, उन पे भी उनका भरोसा नहीं रहा। तो देखिए, अगर समस्या आ रही है, लोग जब डरे हुए हैं वहां पे, तो निश्चित रूप से उनके जो गवर्नमेंट की, स्टेट की जो इंटरवेंशनिस्ट कैपेसिटी है या जो रेगुलेटरी कैपेसिटी है, उसके ऊपर खतरा आएगा। जो कुछ पहले हुआ है शी जिनपिंग के आने से पहले, कुछ उन्होंने बड़े रोबस्ट इन्वेस्टमेंट किए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में या लोगों के हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तमाम चीजों में, उसके बेनिफिट स्ट्रेट में तो डिसमेंटल नहीं हो जाएंगे। लेकिन जो कंफ्यूजन वहां पे है कि सरकार की जो मशीनरी है वो सही तरीके से कई एक सेक्टर में रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है, ये चीजें साफ दिखाई पड़ रही हैं। आपको पता होगा नेहा जी, आपके चैनल पे मैंने कहा कि किस तरीके से 20 क्लास लोग से भी अधिक लोग चीन में गायब हो चुके हैं। उनकी एकमात्र गलती ये थी कि वो शी जिनपिंग को उनके ऊपर थोड़ा शक था कि वो सही तरीके से लॉयलिस्ट नहीं है। एकदम टॉप रैंक में जो पहले 10 के अंदर में चीन में सबसे लोग माने जाते थे, उनको एकदम कंगारू ट्रायल के जरिए किसी न किसी तरीके से उनको फांसी दे दी गई है। तो एक तरीके से जुडिशियल प्रोसेस से उनकी हत्या कर दी गई है। तो जब आप ऐसा माहौल पैदा करेंगे तो निश्चित रूप से चीजें ऊपर से तो बड़ी नॉर्मल दिख रही है, लेकिन भीतर से चीन में सब कुछ साफ नहीं है। साथ में वो अपने आप को बचाने के लिए बाहर में भी काफी अग्रेसिव एजेंडा लेके आए हुए हैं। तो ये जो चीन की हाइब्रिड मॉडल की जो सक्सेस चल रही थी, उस सक्सेस को संभव है इससे शी जिनपिंग को फायदा हो रहा हो, एक छोटे से एलीट को फायदा हो रहा हो, लेकिन जो माओ के समय में जो एंग्जाइटी, अनसर्टेनिटी, पैलेस इंट्रिग, कॉन्स्पिरेसी, काउंटर कॉन्स्पिरेसी, वो माहौल चीन के अंदर हो गया है। और ये बातें जो है पूरे एशिया पे भी असर पड़ेगा। चीन लिंक जरूर है पूरे दुनिया से, और चीन के भीतर भी जो असंतुलन पैदा हो रहा है, वो जो है उसका असर सारी दुनिया की सुरक्षा पर पड़ सकता है। नेहा जी, ठीक है, जियोपॉलिटिकल के चश्मे से आपने देखा, लेकिन मैं एक उमेश यादव जी आपका रुख करूंगी। एक अर्थशास्त्री के चश्मे से अगर आप देखते हैं तो क्या दिखता है आपको, और क्या लगता है कि अर्थव्यवस्था जो है चीन की आने वाले वक्त में चरमरा सकती है या उस पर ज्यादा असर पड़ सकता है? कि जो स्थिति चीन में इस समय चल रही है, एक नया रोग भी वहां पर आया हुआ है, वहां के पर अर्थव्यवस्था पे इसका असर पड़ेगा और निश्चित रूप से चरमराएगी अर्थव्यवस्था। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे अर्थव्यवस्था सीधे सीधे प्रोडक्शन से जुड़ी हुई होती है, और जब प्रोडक्शन पे, किसी भी देश के प्रोडक्शन पे जब असर पड़ता है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था वीक होती है और नए प्रोडक्ट में या नई कंपनीज को लाना जरा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में चाइना को निश्चित रूप से नुकसान होगा और वहाँ की अर्थव्यवस्था चल जाएगी। भारत पे इसका कैसे असर पड़ सकता है? भारत पे निश्चित रूप से जब एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था चरमराएगी और दूसरी अर्थव्यवस्था हमारी है, तो हमारे यहाँ से प्रोडक्ट जाएंगे, एक्सपोर्ट अन्य देशों में बढ़ेंगे जहां जहां चाइना कर रहा था, तो उसका असर निश्चित रूप से हमारे भारत पर पॉजिटिव पड़ेगा। ठीक है, चीन से किस तरह से फायदा यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी है कि चीन की मंदी का असर भारत पर नकारात्मक तो नहीं पड़ेगा। क्या ऐसे में अगर आप ये कहते हैं कि नहीं पॉजिटिव असर पड़ेगा, किस तरह का फायदा भारत को होगा? देखिए, आर्थिक जो फायदा होगा भारत को, वो तो सीधा सीधा दिख रहा है कि जो जहां हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं या हमारे एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, चाइना से ज्यादा हो रहे हैं, कंपटीटर चूंकि भारत है और प्रोडक्शन में है, तो आर्थिक रूप से भारत को फायदा मिलेगा। जी ठीक है, जितेंद्र जी मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सर, सवाल इस बात को लेकर भी है, एक विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर आगे बढ़ने की बात चीन की तरफ से की जाती है, बार बार इस तरह के मसले निकल के सामने आते हैं। क्या ये इंटरनेशनल लेवल पर चीन की छवि को धक्का नहीं देता? देखिए, चीन ने कभी परवाह नहीं की इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छवि की, और वहाँ की जो डायनेमिक्स है, और खास करके जो हम लोग तो लोगों की
एआई तो बाद में आई है। हम तो एआई के आने से पहले ही लोगों के चेहरे को देख के, उनकी आंख को देख के उनके दिमाग में घुसने की कोशिश करते हैं। तो जो शी जिनपिंग साहब की पर्सनैलिटी है, वो अपने आप से इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, जो उन्होंने उसकी परवाह नहीं की और सारे लोगों को पता है। लेकिन दिक्कत यह है कि चीन के इतनी अधिक आर्थिक ताकत बढ़ा ली है, अपनी ताकतों को इस कदर बढ़ा लिया है चीन ने कि जिसमें उनके पास डिस्ट्रक्टिव पावर बहुत अधिक है। और ये संभव है कि अगर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी आती है, उनके ऊपर खतरा आता है, तो वो कहीं बहुत एग्रेसिव स्टैंड न ले ले। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, उनके काम करने का एक तरीका होता है और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। हिटलर की पर्सोना को आप देखें, एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हिटलर का या उनके रेस का अलग था, चाइना का ये जो साइकी हम कहते हैं वो थोड़ी सी अलग है। तो इस स्थिति में आप जो बात कर रही हैं फायदे की या इसकी बात, देखिए फायदा तो हमें बहुत हद तक जरूर होगा कि एक कमजोर चीन बहुत जरूरी है। एक ऐसा चीन पावरफुल हो जाए और उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो, उसमें कोई रिस्ट्रेन नहीं हो किसी की अथॉरिटी पे, तो बड़ा खतरा है कि एक आदमी पूरे सिस्टम को ब्लैकमेल कर सकता है। और यही स्थिति चीन में आज की तारीख में पैदा हो गई है। उसके पास जो एक्सेस है डिस्ट्रक्टिव पावर का बहुत अधिक है। जहां तक भारत का सवाल है, मैं ये समझता हूं कि भारत को इस स्थिति से देखना होगा कि देखिए वेस्ट की स्थिति भी चरमरा रही है। चीन का ये मॉडल जो हाइब्रिड मॉडल है वो बहुत वल्नरेबल है। तो हमें ये देखना है कि हमारा मॉडल जो एक भारत तंत्र का मॉडल, जो इंडियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी या इंडोक्रेटिक मॉडल एक जो होना चाहिए, वो मॉडल ये होना चाहिए कि किस तरीके से हम मार्केट में स्टेबिलिटी तो लाए ही लाए, रेगुलेटरी कैपेसिटी हमारी बहुत मजबूत हो और इनोवेशन, इंटरप्राइज और एक्सेलेंस, इन तीन चीज जो है इकोनॉमिक सेक्टर में किस तरीके से फोकस करें। वो डिपेंड करता है कि आपकी ओवरऑल रेगुलेटरी कैपेसिटी कितनी मजबूत है। इस बात से कि विश्व के कुछ देशों ने कहा कि हमारी परसेंटेज कुछ अच्छी है, तो इस छोटे से डिजिट से निश्चित रूप से हमें उत्साह मिलता है, लेकिन ये अपने आप में एक एंड गोल नहीं होना चाहिए। हमें बहुत लंबा काम करना है और मैं मानता हूं कि एक मजबूत भारत पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए जरूरी है। और उसकी वो जो है संभव नहीं होगा सिर्फ बातचीत करने से या छोटे मोटे टैक्टिकल ये से, वो डिपेंड करता है कि हम अपने इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से मजबूत करते हैं। तो इस स्थिति में चाइना इंटरनेशनल ओपिनियन की कोई परवाह नहीं करता है। चाइना के इंटरनल सिस्टम में जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो साफ दिखाई दे रहा है। टैक्टिकली जो कुछ भी हो, स्ट्रेटेजिकली मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा लेसन है भारत के लिए। न तो हम वेस्ट का मॉडल अपना सकते हैं, न चाइना का मॉडल अपना सकते हैं। हमें एक ऐसा मॉडल अपनाना है। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि किसी इंडिविजुअल के विम्स और डिस्क्रिप्शन पे पूरी सोसाइटी सिस्टम रेस्ट नहीं करे। समस्याएं तो नेहा जी आती रहती है, बीमारी की जो आप बात कर रही हैं, डिपेंड करता है कि उससे हम कितना सीख पाते हैं, सिस्टम में कितनी रेजिलियंस है। तो ये जो सेटबैक जो चाइना को लगातार मिल रहा है वो दिखा रहा है कि चलिए बहुत जबरदस्त ग्रोथ उन्होंने तो क्या कुछ पेश तक, लेकिन उनके सिस्टम में बहुत सारी कंस्ट्रेन है और उस कंस्ट्रेन का नुकसान चाइना को जरूर होगा और दुनिया को फायदा तभी हो सकता है कि दुनिया उससे सबक करके और एक बेहतरीन डेमोक्रेटिक मॉडल और एक रेजिलिएंट ओपन इकोनॉमिक सिस्टम को लेके आए। लेकिन जितेंद्र जी, इससे पहले भी हमने देखा जब कोरोना आया था तो उसके बाद चीन की अर्थव्यवस्था पर उतना असर नहीं पड़ा था जितना कि बाकी देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। चीन ने अपने आप को बेहतर तरीके से संभाला था। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि अब जो चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो 4.5 के रहने के अनुमान पर है, तो ये इसके पीछे की क्या आप लगता है आपको कि वाकई ऐसा हो सकता है जो अभी स्थितियां दिख रही है कि आने वाले वक्त में चीन को इसका खामियाजा भुगतना पड़े, जो बीमारी लगातार फैल रही है? देखिए, एक बहुत बड़े विद्वान है, उनसे थोड़ी बहुत बड़ी ये है, उसका नाम है ज़कारी। तो मैं परसेंटेज को एक पॉइंट से अधिक अहमियत नहीं देता कि 7%, 5% परसेंटेज का जरूर है। चीन ने जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया और मैंने कहा कि उसकी वजह है कि उन्होंने हाइब्रिड पॉलिटिकल सिस्टम ये किया जिसमें इकोनॉमी तो ओपन रखी, पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करके रखा। तो जो उन्होंने अच्छी बातें की, ठीक है। किस हद तक चीन ने फायदा किया, कोरोना को ठीक से हैंडल किया, वो भी चीन के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास पूरा नहीं है। पूरे शहर को लॉक कर दिया गया, कितने लोग मारे गए उसकी कोई जानकारी नहीं है, एकदम फोर्स चेक किया गया और दुनिया को दिखाते रहे। और बाद में ऐसी स्थिति रही कि चीन के जो वैक्सीन रहे दुनिया में गए, दुनिया में किसी को उस वैक्सीन पर भी भरोसा नहीं रहा। तो देखिए, चीन ने एक आर्टिफिशियल तरीके से करके कुछ तो जरूर किया है। उनकी स्ट्रेंथ को हमें नकार नहीं सकते, जैसे हमने कहा, लेकिन एट द सेम टाइम उनके सिस्टम की जो कमी है कि किसी भी समय पे कंट्रोल पॉलिटिकल सिस्टम में कोई ऑटोक्रेटिक, कोई नार्सिसिस्ट आदमी आता है और आने के बाद पूरे सिस्टम को इस तरीके से चोक करना शुरू करता है कि जो ग्रोथ हो रही थी चाइना की, जिस तरीके से चाइना इवॉल्व कर रहा था, तो लग रहा था कि शायद चाइना कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक ये की तरफ जाए, ओपन पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ जाए, वेल रेगुलेटेड हो। निश्चित रूप से दूसरी जगह भी दिक्कत थी, लेकिन वो पूरी चीजें खत्म हो गई हैं। तो देखिए, हम कभी कभी टैक्टिकल शॉर्ट टर्म गेन्स तो जरूर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म खामियाजा
बहुत खराब हो सकता है। तो जो कुछ भी चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम की जो कमी है, कंस्ट्रेंट है, मैं नहीं कहता हूँ कि डेमोक्रेसी दुनिया में सब बहुत बेहतरीन कर रही हैं, सारी जगह चीजें नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि मैं कैसे मोड़ पे खड़े हुए हैं जहां से डेमोक्रेसी को एक नई दिशा में इवॉल्व करने की जरूरत है, हम इससे बेहतर पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग जो चाइना के ऑल्टरनेटिव मॉडल को लेके आ रहे थे, वो साफ हो गया कि ये ऑल्टरनेटिव मॉडल बहुत ही ऑपरेसिव, बहुत ही खतरनाक है और ये दुनिया इस पे नहीं जा सकती है। तो देखिए चाइना का क्या होगा, लेकिन चाइना का मॉडल पूरी तरीके से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। नेहा जी पूरी तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा है चाइना का मॉडल। और ऐसे में उमेश जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ कि सर चाइना में लगातार जो सुनने में यही आ रहा था कि लगातार जो कंपनीज हैं वो वहां पर सेटल हो रही हैं, वहां पर अपना उद्योग धंधा लगा रही है। लेकिन क्या वैसे में अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो वो तमाम जो फैक्ट्रीज, जो कंपनीज, जो बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, वो क्या भारत की तरफ मूव कर सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं? इसकी कितनी संभावना है? देखिए, चूंकि हम लोग चाइना के बाद जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे थे, अब लगभग बराबर हैं, थोड़ा बहुत ऊपर सर अब तो पहले नंबर पे हैं। अब हम पहले नंबर पे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से वहाँ जो कंपनियां लगा रही हैं और भारत में चूंकि इतने साधन हैं, अब हम इस तरफ बढ़ गए हैं कि भारत में कोई भी कंपनी आ सकती है, हमारी सरकार बुला भी रही है। तो ऐसे में हमें निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, क्योंकि चाइना के बाद सारा विश्व भारत की तरफ देखता है, जहां पर उसे सुविधाएं मिल सकती हैं, जहां पर उस पर लेबर फैसिलिटी है, जहां पर उसे टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी और लैंड एंड अदर फैसिलिटीज जो हैं वो भारत में उपलब्ध हैं। तो और दूसरी चीज, हमारे यहाँ आर्थिक उथल पुथल नहीं है, एक स्मूथ चल रहा है। हमारी जो जीडीपी जा रही है वो भले स्लो है, लेकिन अभी आगे की ओर बढ़ रही है। तो ऐसे में निश्चित रूप से हमें फायदा मिलेगा और वहाँ जो कंपनियां लगा रही हैं, मेरे विचार से उनको भारत की ओर मूव करना चाहिए। लेकिन सर इससे पहले हमने देखा था जब कोरोना काल हुआ था, कोरोना के वक्त पे भारत की अर्थव्यवस्था भी बहुत डाउन चले गई थी। तो अगर कोई बीमारी फैलती है तो उसका तो असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ऐसे में ये कंपनी कैसे मूव कर सकती है और इतना आसान होता है क्या? देखिए, आसान नहीं होता है, लेकिन हर कंपनी अपने अच्छे को देखेगी, अपने विकास को देखेगी। वो चाहेगी कि जहां हमें प्रॉफिट मिल सकता है हम उधर की ओर जाएं। जब एक जगह पर जाकर के वहां कंपनियां फेल हो रही हैं, वहां स्थिति उनको दिख रही है कि हम यहाँ नुकसान में जा सकते हैं, तो वो कब तरफ जाएंगे। देखिए, रही कोरोना वाली बात, हमारी या सजग नहीं रहे। आज हर बीमारी के लिए भारत सजग है और उस तरफ ध्यान दे रहा है कि कहीं से भी अगर हमें कोई नुकसान मिलने की चीज आ रही है, मिल सकता है, तो हम उसके लिए एकदम अलर्ट हैं और तैयार हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि भारत की जीडीपी की विकास दर साल 2026 तक बढ़कर 7% पहुंच सकती है। बिल्कुल, जिस तरीके से ट्रेंड्स हमको मिल रहे हैं पहुंच सकती है। अब उसमें कौन से प्रोडक्शन हमारी जीडीपी को बढ़ाएंगे ये भविष्य बताएगा। एग्रीकल्चर क्षेत्र से बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल क्षेत्र से बढ़ेगी या सर्विस किस सेक्टर में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है अगर अर्थव्यवस्था को बेहतर करना है? और अगर दूसरे मुल्क में इस तरह की चीजें चल रही है, उसका फायदा आपको उठाना है, तो किस चीज पर ज्यादा फोकस करनी चाहिए? देखिए, बेसिक तो हमारे पास एग्रीकल्चर है जिसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन बहुत जरूरी है इंडस्ट्रियल क्षेत्र पर। जब हम दोनों पे मिलकर के काम करेंगे तभी हम बढ़ पाएंगे, किसी एक क्षेत्र से हम नहीं बढ़ सकते। तो क्या कदम इसके लिए उठाने चाहिए सर? उसको और बेहतर करने के लिए क्या कदम उठाएं? नए प्रोडक्ट के लिए टेक्नोलॉजी, और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे यहाँ जो स्किल है उसका प्रयोग किया जाए। जब हम अपने स्किल का प्रयोग करेंगे तो हम कहीं ना कहीं प्रोडक्शन की तरफ तेजी से बढ़ेंगे। वो बहुत जरूरी है। हमारे यूथ का जो ये स्किल्ड यूथ है उसको काम मिले और वो आगे बढ़ करके जब आएगा तब हम अपनी जीडीपी को बढ़ा पाएंगे। बेसिक तो हमारे पास एग्रीकल्चर है ही है और एग्रीकल्चर में हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं है, लेकिन इस तरफ भी ध्यान देना होगा। ठीक है,
अर्थव्यवस्था को और बेहतर करने के लिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर 7% होता है तो अर्थव्यवस्था को और बेहतर करने के लिए जाहिर तौर पे कदम उठाने की बात आपने कही है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ओझा साहब मेरा आपसे भी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो जाहिर तौर पे जो देश है वो भी आगे बढ़ने की तरफ अग्रसर होता है। इंटरनेशनल लेवल पर भी उसकी जो पहचान है वो अलग होती है। ऐसे में चीन की अगर हम बात करें तो चीन तो जाहिर तौर पे अगर बार बार इस तरह की कोरोना जैसी और बीमारियां निकल के सामने आएगी तो क्या असर पड़ेगा बाकी देशों पर, क्योंकि हमने देखा है कि जो चीन है वो अमेरिका से भी आगे निकलने की कोशिशों में रहता है और तमाम तरह की चीजें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल तौर पर देखने के लिए मिलती है। क्या असर पड़ता है सर उसका? देखिए, जो चीन की पावर गेम है, जिस पावर गेम में वो दुनिया को कन्विंस करना चाहता है, दूसरी को अपने आप से इंटीरियर समझता है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आप कहते कि क्या असर पड़ेगा? देखिए, एक इंटरनेट वर्ल्ड में जहाँ पे सब कुछ इकोनॉमिकली लिंक्ड है और चाइना ने अपने आप को दुनिया की फैक्ट्री बना के रखा हुआ है, तो वैसे में कुछ भी दिक्कत होती है उसकी परेशानी होगी। तो लेकिन मैं उससे थोड़ा अलग हटके देखना, जैसे मैंने कहा कि चाइना की गवर्नेंस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, और वो गवर्नेंस मॉडल आइसोलेशन में नहीं देखी जा सकती है। उसको देखते हैं कि वेस्ट का गवर्नेंस मॉडल क्या है, उसकी क्या स्थिति है, कैसे वो परफॉर्म कर रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वहाँ क्या स्थिति है, अफ्रीका में क्या स्थिति है, फार ईस्ट में क्या स्थिति है, और भारत का क्या एक ऑल्टरनेटिव मॉडल है। थोड़ा सा जो पिछले वक्ता शास्त्री जी थे उनसे मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा कि देखिए, हमारे बहुत सारे फंडामेंटल्स हमें ठीक करने की जरूरत है। 30 से 35% बच्चे जो है आज भी उनको स्टंटेड ग्रोथ हो रहा है हिंदुस्तान में। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि क्या जेनेटिकली हमें कमजोर रेस बनने जा रहे हैं। कुछ सेक्टर में तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी चीजें हैं, गेम स्पोर्ट्स में भी हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन आपकी जीडीपी की पहली बुनियाद होती है कि आपके लोगों का फिजिकल हेल्थ कितना मजबूत है, तो उसका स्किल क्या है। जब स्टंटेड ग्रोथ हो रहा है तो आपकी कॉग्निटिव स्किल जो है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। तो ये बहुत चैलेंज है और सवाल इसका नहीं है। मैं उसी लिए कहता हूँ कि हमारा पूरा गवर्नेंस का ढांचा कई एक प्लेटफॉर्म पे मैंने कहा कि 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के मॉडल पे है, जो इंटाइटलमेंट ड्रिवन है, जिसमें कोई मेरिट ये नहीं है। पॉलिटिक्स का यही हाल है। मैं कहता हूँ कि बड़ी हाफ बेक्ड ये है, ये नहीं कि वेस्ट ने कुछ लिया, हमने उसका एक कैरिकेचर बना लिया और कह रहे हैं हमें जिस तरीके की पॉलिटिकल मॉडल की जरूरत है वो नहीं है। मैं तो मानता हूं नेहा जी कि गवर्नेंस का एकमात्र ऑब्जेक्टिव होता है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बड़ा कंपोनेंट होता है। लेकिन अगर इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इनइक्वालिटी हो तो देखिए वो बड़ा इम्बैलेंस होता है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कुछ लोगों को फायदा हो, लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होता है। तो मेरा यही मानना है कि चाइना की जो मॉडल है वो बिखरती हुई नजर आ रही है, उसके का इम्प्लीकेशन होगा और उसका असर अगर हम देखें जियोपॉलिटिक्स, गवर्नेंस और सिक्योरिटी के लिहाज से हमसे उससे सीखने की जरूरत है। निश्चित रूप से शॉर्ट टर्म में अगर होता है तो जिन जिन लोगों को चाइना सामान मुहैया कराता है तो उसके दाम बढ़ जाएंगे, महंगाई होगी, थोड़ी शॉर्टेज आएगी, तो ये चैलेंज आएगी। तो इस चैलेंज को निकालने का एकमात्र तरीका जो नजर आता है मुझे वो कि हम उससे सबक सीखें, देखिए कि उसमें क्या है, दूसरी जगह क्या दिक्कत है और उस तरीके से मॉडिफाई करें। और मैं नहीं मानता हूं कि हम सिर्फ एग्रीकल्चर इसको फोकस तो कर ही रहे हैं। हमारे यहाँ तेज दिमाग के लोगों की जरूरत क्या है, तो क्या है, तेज दिमाग के लोगों की कमी नहीं है, लेकिन हमारा पूरा गवर्नेंस ढांचा ही इतना कमजोर है। जहां कोई कमर्शियल डिस्प्यूट हो जाए तो 40 साल आप कोर्ट में घूमते रहिए, कौन फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी कंपनियां आएंगी जो इंटीग्रिटी के क्लॉजेस जिनके यहाँ बहुत मजबूत है। तो ये मानना है कि सब कुछ हमारे यहाँ ठीक है, बहुत गलत मानना है। बहुत कुछ हमें करने की जरूरत है, लेकिन हाँ, हमारी सोसाइटल वैल्यूज, हमारी ओपननेस, हमारी ट्रांसपेरेंसी, हमारे मूल्य और हमारे संस्कार जो हिंदुस्तान के परिवारों में दिए जाते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए कि इसका साथ साथ गवर्नेंस को भी मजबूत करने की जरूरत है। अगर करते हैं तो निश्चित रूप से चाइना का मजबूत होना पूरी दुनिया के लिए खतरा है, पूरी दुनिया के लोग मान। बिल्कुल, तो बहुत कुछ सही है और बहुत कुछ सही करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।